आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इस कार्ड पे क्लिक कीजिए और पहले पार्ट फर्स्ट विजिट कीजिए, फिर पार्ट सेकंड। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस क्या है, एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाय एसपीएम फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन है दो चेंजेज के साथ। पहला डिफ्यूजन सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का नहीं। दूसरा डिफ्यूजन एसपीएम से होके होगा, क्योंकि एसपीएम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देगी तो सॉल्यूट का डिफ्यूजन होने से रहा। तो ऑस्मोसिस एक तरह का प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसेंट्रेशन, खुद की हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इस डेफिनेशन को कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जाते हैं। अब ये दो अलग अलग डेफिनेशन क्यों है इसको समझते हैं। देखो सपोज करते हैं कि ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी, और ये लो कंसंट्रेशन का है सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो है तो इसकी मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग है कि उसमें सॉल्यूट कम है, तो सॉल्वेंट क्या होंगे? ज्यादा। तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ए लो कंसंट्रेशन था तो इसमें सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा। इधर सॉल्वेंट कम होगा और सॉल्यूट ज्यादा। तो हिसाब से सॉल्यूट को इधर से इधर जाना चाहिए था और सॉल्वेंट को इधर से इधर, लेकिन क्योंकि बीच में एसपीएम है तो सॉल्यूट को माइग्रेट नहीं होने देगी। तो किसको पास होने देगी? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को। तो सॉल्वेंट ए से बी की तरफ जाएंगे, एसपीएम से होके जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है अपना इस ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट करना है, मतलब एक्सपेरिमेंट से शो करना है। एकदम सिंपल सा है। एक थीसिल फनल लेंगे जिसका ऊपर ऐसे मुंह वाइड होता है, उसके ऊपर पर्चमेंट पेपर अप्लाई कर देंगे। क्या लगा देंगे? पर्चमेंट पेपर। और फिर उसमें शुगर सॉल्यूशन फिल कर देंगे। क्या फिल कर देंगे? शुगर सॉल्यूशन। और कंटेनर में चारों तरफ क्या लेंगे? वाटर, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब बाहर सिर्फ सॉल्वेंट है जबकि अंदर क्या है? सॉल्वेंट के साथ में शुगर भी है। इसका मतलब अंदर सॉल्वेंट कम होगा, बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां से जो ये पर्चमेंट पेपर लगाइए, ये पर्चमेंट पेपर किसका काम करेगा? एसपीएम का काम करेगा। तो यहां से वाटर एसपीएम से होता हुआ कहां चला जाएगा? अंदर की तरफ। तो वाटर का अंदर की तरफ जाने से वाटर का ये जो लेवल है ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये इंक्रीज होने का एक ही तरीका है कि वाटर बाहर से क्या आया? अंदर आया। और ये वाटर ही बाहर से अंदर आया, शुगर के मॉलिक्यूल तो बाहर नहीं गए, इसलिए सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल माइग्रेट किए, और वो भी किससे किए? एसपीएम से। इसका मतलब ये एक तरह का क्या हुआ? ऑस्मोसिस। इसका डिस्क्रिप्शन और डायग्राम ये है, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक करने से पहले अपन को कुछ टर्म समझनी है, तो वो समझते हैं। सपोज करते हैं कि दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकती है कि दोनों ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो। ऐसे केस में दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब दोनों ही सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी। दूसरा हुआ अगर दोनों की कंसंट्रेशन अलग है तो इसके भी दो मतलब है। किसी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी। जिसकी कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा है उसको कहेंगे हाइपरटोनिक, और जिसकी कम है उसे क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। लेकिन इसको भी आगे समझते हैं। हाइपरटोनिक में हाइपर बोले तो ज्यादा कौन है? सॉल्यूट ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कैसी होगी? कम। और हाइपोटोनिक मतलब हाइपो बोले कम, कौन है? सॉल्यूट। तो ज्यादा कौन है इसमें? सॉल्वेंट ज्यादा है। और अपन सॉल्वेंट पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ऑस्मोसिस में मूवमेंट तो किसका होना है? सॉल्वेंट। तो आप इसको अच्छे से समझे। नेक्स्ट है अपन सेल लेते हैं और सेल लेके सेल को आइसोटोनिक में पुट कर देते हैं। अब मैं बोलता हूं कि सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पुट किया, इसका मतलब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन एक जैसा है। तो वाटर मॉलिक्यूल कोई भी तरफ पर ट्रांसफर नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही तरफ वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होगी? एक जैसी। दूसरा, सेल को हाइपरटोनिक में पुट करते हैं। हाइपरटोनिक होगा तो उसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? कम। क्योंकि कम होगा तो इसका मतलब सेल के अंदर ज्यादा है, और सेल के अंदर ज्यादा है तो सेल के अंदर से वाटर या सॉल्वेंट का आने लगेगा? बाहर आने लगेगा।
तो जब एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो सेल के अंदर से सॉल्वेंट या वाटर बाहर की तरफ जाता है, इससे सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। नेक्स्ट, अगर मैं सेल को हाइपोटोनिक में पुट करूं तो ऐसे केस में हाइपोटोनिक बोले तो सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट क्या होगा ज्यादा। तो अब की बाहर की तरफ सॉल्वेंट ज्यादा है तो बाहर से सॉल्वेंट कहां की तरफ मूव करेगा, सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा। क्योंकि सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड, फूल जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया कि ऑस्मोसिस या सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो दो तरीके का हो सकता है, अंदर और बाहर। इसलिए ऑस्मोसिस दो तरह के होते हैं, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस कब होता है, जब सेल को किस में पुट किया जाता है, हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में पुट करेंगे तो सॉल्वेंट बाहर की तरफ मूव करेगा, इसे क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। और जब हाइपोटोनिक में पुट करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करेगा, इसे क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस को ऑस्मोटिक एग्जिट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं और एंडोऑस्मोसिस को क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। एक्सोऑस्मोसिस से सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है और एंडोऑस्मोसिस से सेल क्या हो जाती है, टर्जिट हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ये कुछ 4-5 पॉइंट है जो किसकी वजह से होते हैं ऑस्मोसिस, और वही क्या है ऑस्मोसिस की इंपोर्टेंस, जैसे वाटर का रूट एयर से एब्जॉर्प्शन, प्लांट सेल के किसी पार्ट की टर्जिडिटी, जैसे फ्रूट वेजिटेबल, इनकी टर्जिड स्टेज किस पे डिपेंड करती है, ऑस्मोसिस पे। अगर इनके अंदर सेल के अंदर जो वाटर का कंटेंट ज्यादा है तो ये टर्जिड स्टेज में रहेगी, अगर वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो फ्लैसिड स्टेज में रहेगी। इनकी टर्जिडिटी मेंटेन की जा सकती है। जैसे अपन वेजिटेबल वगैरह लाते हैं तो क्या करते हैं, उसको पानी में रखते हैं ताकि वाटर का लॉस सेल के अंदर से बाहर की तरफ ना हो। आसपास वाटर ज्यादा होगा तो बाहर की तरफ लॉस नहीं होगा, एक्सोस्मोसिस नहीं होगा तो टर्जिड रहेगी। प्लांट में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट बॉडी पार्ट में, वो भी किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से। यंग सेल की जो ग्रोथ होती है वो भी ऑस्मोसिस की वजह से। और 2 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीजिंग और डेसिकेशन। ये दो चीजें के टूवर्ड्स में जो प्लांट में रेजिस्टेंस होता है वो भी किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस। फ्रीजिंग सब जानते हैं, डेसिकेशन का मतलब होता है आसपास का एनवायरनमेंट इस हद तक ड्राई होना कि वाटर प्लांट के सेल के अंदर से कहाँ की तरफ जाने लगे, बाहर की तरफ। इसको कंट्रोल करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, सेल के अंदर जो होते हैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, एक प्लांट सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट किया जाए, किस में पुट करेंगे, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में पुट करेंगे तो बाहर वाटर के कंटेंट कम होंगे तो सेल के अंदर से वाटर कंटेंट बाहर जाने लगेंगे। अब देखो इससे अलग से टर्म क्यों दिया, तो अगर ये एनिमल सेल होती और हाइपरटोनिक में पुट करते तो वो ओवरऑल पूरी की पूरी श्रिंक हो जाती। लेकिन प्लांट सेल को जब हाइपरटोनिक में पुट करते हैं तो जो वाटर का मूवमेंट बाहर होने की वजह से पूरी सेल श्रिंक नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है और सेल वॉल अपना शेप मेंटेन रखेगी। तो जो श्रिंकेज है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में होगा, और ये प्रोटोप्लाज्म में श्रिंकेज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, लॉस ऑफ वाटर बाय एक्सोऑस्मोसिस फ्रॉम अ प्लांट सेल, और वो भी उस एक्सटेंट तक कि साइटोप्लाज्म श्रिंक होकर एक तरफ इकट्ठा हो जाए। एकदम सिंपल सा प्रोसीजर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अच्छा सा क्वेश्चन भी है, कि जब प्लाज्मोलाइसिस होता है उस समय साइटोप्लाज्म और सेल वॉल इन दोनों के बीच में इस जगह पर क्या होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा, कुछ नहीं होगा, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या होगा। तो देखो जब प्लाज्मोलाइसिस कराने के लिए अपन ने क्या फिल किया था, चारों तरफ हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक पुट किया, फिर प्लाज्मोलाइसिस होने लगा। जैसे जैसे प्लाज्मोलाइसिस होने लगा ये जगह खाली होने लगी, और सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है, मतलब इससे सॉल्यूट भी अंदर बाहर जा सकता है और सॉल्वेंट भी। तो वाटर तो अंदर जाएगा ही, साथ ही साथ में यहाँ सॉल्यूट भी यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही यहाँ फिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि जब प्लाज्मोलाइज्ड हो तो उस समय प्लाज्मोलाइज्ड या श्रिंक्ड प्लाज्मा और सेल वॉल के बीच में कौन सा सॉल्यूशन होता है, तो जो बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा था वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दो डेफिनेशन है, एक है अपने इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस की और एक है एविडिएंट प्लाज्मोलाइसिस की। देखो ये दोनों क्या है, जब स्टार्टिंग में प्लाज्मोलाइसिस होना स्टार्ट होता है
उस स्टेज को क्या कहते हैं? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस व्हेन प्रोटोप्लाज्म जस्ट बिगन टू कॉन्ट्रैक्ट। इस लिमिट तक प्लाज्मोलाइसिस तो हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसी सेल को अगर अपन प्योर वाटर में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पुट करें तो बाहर से वाटर के अंदर आने से सेल वापस टर्जिट भी हो जाएगी। इसका मतलब इस लिमिट तक सेल में जो प्लाज्मोलाइसिस हुआ है वो रिवर्सिबल है, उसको अपन रिवर्ट बैक कर सकते हैं। इस स्टेज तक के प्लाज्मोलाइसिस को क्या कहते हैं? इंसिपिएंट। लेकिन अगर थोड़ी और देर तक प्लाज्मोलाइसिस होने दिया जाए तो stage when the cell wall has reached the limit of contraction and plasmolysis become irreversible। ऐसी स्टेज जहां पर प्लाज्मोलाइसिस इरिवर्सिबल हो जाए, मतलब इंसिपिएंट के बाद में भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं रखे तो परमानेंट प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, और उसे क्या कहेंगे? एविडिएंट प्लाज्मोलाइसिस। एक बार जब एविडिएंट प्लाज्मोलाइसिस स्टेज तक सेल पहुंच जाएगी, उसके बाद प्लाज्मोलाइसिस को रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। मतलब प्लाज्मोलाइसिस कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। सिर्फ एक डेफिनेशन अपन को और करनी है, कौन सी? डी प्लाज्मोलाइसिस की, फिर ये ऑस्मोसिस टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है डी प्लाज्मोलाइसिस। देखो डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? अगर किसी प्लाज्मोलाइज सेल, ऐसी सेल जिसमें प्लाज्मोलाइसिस हुआ है लेकिन कौन सी स्टेज तक? इंसिपिएंट स्टेज तक हुआ है, और उस सेल को वापस वाटर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें। इन दोनों में क्यों पुट करते हैं? क्योंकि इन दोनों में एंडोऑस्मोसिस होगा, तो इन दोनों में पुट करते हैं तो एंडोऑस्मोसिस की वजह से वापस प्रोटोप्लाज्म फूल कर या टर्जिट होकर सेल वॉल तक चला जाता है, मतलब सेल वापस टर्जिट हो जाती है। इसका मतलब प्लाज्मोलाइसिस का क्या हो गया? उल्टा हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डी प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहेंगे? डी प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। जैसे अपन को एक एक्सपेरिमेंट से शो करना है, इससे प्लाज्मोलाइसिस भी शो कर सकते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस भी शो कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अपन को क्या करना है? रोया डिस्कलर इस प्लांट की लीफ लेनी है। इस प्लांट की लीफ की लोअर एपिडर्मिस लेनी है। उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पर्पल कलर्ड होता है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखने में आसानी होगी। उसकी लोअर एपिडर्मिस लेके उसके दो कट कर लेने, मतलब उसके दो सेक्शन बना ले। एक सेक्शन को वाटर में रखना है, जबकि एक को शुगर सॉल्यूशन में। शुगर सॉल्यूशन बोले तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, उसमें पुट करना है, और दोनों को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। तो जो सेक्शन अपन ने वाटर में पुट किया था उसकी सेल तो अभी भी टर्जिट होगी, लेकिन जो हाइपरटोनिक में पुट की थी वो एक्सोऑस्मोसिस की वजह से उसका साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक होकर मिडल में आ जाता है। तो ये कौन सा प्रोसीजर हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। इस प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल है या जो एपिडर्मिस का वो पार्ट जो अपन ने प्लाज्मोलाइसिस के लिए यूज किया था, उसे वापस अगर वाटर में पुट कर दे तो वापस वो फूल जाएगी, टर्जिट हो जाएगी। इस स्टेज को क्या कहेंगे? डी प्लाज्मोलाइसिस। तो इस एक्सपेरिमेंट से अपन प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस दोनों को शो कर सकते हैं। इस तरीके से अपने इस वीडियो का ये पार्ट सेकंड जो इस चैप्टर से बिलोंग करता था, पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। जल्दी आपको थर्ड पार्ट भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।